नाजरीन आदाब। खैर मकदम है आप सभी का हमारे NCERT के लाइव और इंटरेक्टिव कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी मेज़बान शिवानी झा और आप सभी इस वक्त हमें देख रहे हैं PM ई-विद्या चैनल नंबर 10 पर। आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज का हमारा ये आधे घंटे का सत्र जमात 10 के सभी बच्चों के लिए है और आज इसमें मजमून उर्दू हम पढ़ने वाले हैं। और अगर उन्वान की बात करें तो आप सभी तलबा को बताना चाहेंगे आज का उन्वान बेहद ही खास है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चोरी और उसका कुफारा। अब चोरी करना तो बहुत ही गलत बात होती है, ये सभी तलबा भी समझते होंगे और जानते होंगे, लेकिन आज के इस उन्वान में किसकी बात हो रही है और क्या हमें सबक मिलने वाला है, तो चलिए इस पर और भी ज़्यादा जानकारियां देने के लिए हमारे साथ माहिर भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रिजवान उल हक सर, बहुत बहुत स्वागत है। आदाब जी। आप सभी को बताना चाहेंगे सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उर्दू के CIET NCERT से, और साथ ही जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप हमारी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर अनुष्का को। और अनुष्का, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। अब हम आप सभी तलबा को ये भी बता दें, अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके जहन में आते हैं या आप हमारे माहिर से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कैसे पूछ सकते हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा होगा, जो है 8800440559। और इसके अलावा हमारी ईमेल ID भी है dth.class10@ciet.nic.in। और चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस उन्वान को। और सबसे पहले तो मैं सर आपसे ही जानना चाहूँगी, मैंने हमारे सभी तलबा को भी बताया, हम चोरी और उसका कुफारा जो हमारे इस उन्वान का नाम है, तो किसके बारे में बात करने जा रहे हैं आज हम? मैं बताने से पहले कुछ दिखाना चाहूँगा, तो हम देखते हैं स्क्रीन पर जी। ये तो कुछ ये हैं, नोट हैं। हमारे सभी तलबा भी देख सकते हैं। ये तो सर बिल्कुल नोट रुपए की तरह लग रहे हैं। क्या है ये? इसमें एक तस्वीर जो बीच में दिख रही है, जो चीज कॉमन है, बाकी तीनों का रंग है, बाकी सारी डिटेलें अलग अलग हैं, लेकिन एक जो बात है कॉमन, एक ये बिल्कुल। तो ये तस्वीर किसकी है सर? ये तो गांधी जी की है। हाँ, अच्छा, इसी तरह एक चीज और हम दिखाते हैं। ये खत है और इसमें जो है ये स्टैम्प है, इसमें भी ये तस्वीर है। हाँ, बिल्कुल। तो ये भी देख सकते हैं कि ये वही शख्स है, वही अजीम शख्सियत है। बिल्कुल। और सर ये जो आपने पत्र अभी अभी दिखाया वो भी काफी पुराना, ऐसा नजदीक आता है। बिल्कुल, ये तो कम पुराना है, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो उससे भी पुराना है। ये बात है, हालांकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये गांधी जी के बारे में है, तो हम गांधी जी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और इसके जो राइटर हैं, मुसन्निफ हैं जी, वो कोई और नहीं, खुद गांधी जी हैं। खुद गांधी जी हैं। और गांधी जी की किताब है, वो उनकी जो है खुद नविश्त है जी, माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ। तो ये जो आज का सबक है उसी का उर्दू तर्जुमा है जी। तो ये पूरी किताब का नहीं, बल्कि गांधी जी के बचपन का वाकया है जो गांधी जी ने खुद लिखा है। और ये बिल्कुल सर रियल है जो उनके साथ ये घटित हुई बिल्कुल, ये उनके साथ ऐसा ही हुआ था। और जाहिर है कि गांधी जी की पैदाइश जो है 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में है। तो उनके बचपन की बात है, तो तकरीबन इससे बात होता है कि तकरीबन 150 साल पुरानी बात बिल्कुल, है। बिल्कुल। यानी ये 19वीं सदी की बात है जी। तो थोड़ा गांधी जी का तारुफ सुन लेते हैं, उसके बाद हम गांधी जी के बारे में और उनका ये वाकया सुनेंगे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा का लक़ब उन्हें बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। साथ ही बहुत से लोग उन्हें बापू कहते हैं। इसके अलावा एक लक़ब उनके लिए और इस्तेमाल किया जाता है, वो है राष्ट्रपिता, यानी वो कौम के वालिद भी कहलाते हैं। उनकी पैदाइश गुजरात के पोरबंदर रियासत के काठियावाड़ में
2 अक्टूबर 1869 में हुई थी। गांधी जी ने लंदन से वकालत करने के बाद कुछ अरसे तक हिंदुस्तान में वकालत की। फिर जनूबी अफ्रीका से हिंदुस्तानी असल के व्यापारी अब्दुल्ला के बुलाने पर वकालत के सिलसिले में वो 1893 में जनूबी अफ्रीका चले गए थे। यानी वो लंदन से वकालत करके आए, कुछ दिनों तक यहाँ वकालत की, फिर जनूबी अफ्रीका या अंग्रेज़ी में साउथ अफ्रीका जो बोलते हैं, वहाँ जो हिंदुस्तानी मूल के एक थे अब्दुल्ला, उन्होंने गांधी जी को किसी केस की वकालत के लिए बुलाया था। तो उनके बुलाने पर वो 1893 में जनूबी अफ्रीका गए थे। वहाँ एक दिन फर्स्ट क्लास के टिकट के बावजूद उन्हें ज़बरदस्ती ट्रेन से उतार दिया गया। इसके बाद वो वकालत के साथ हिंदुस्तानियों के हुकूक के लिए सत्याग्रह करने लगे और अवाम के लिए काफ़ी जिद्दोजहद की। 2015 में महात्मा गांधी हिंदुस्तान वापस आ गए और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुस्तकिल जिद्दोजहद करने लगे। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया और हिंदुस्तान को समझने की पूरी कोशिश की। उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया। इसके बाद वो अदम ताउन तहरीक, खिलाफत तहरीक, नमक कानून तोड़ो और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो तहरीकें शुरू की। और इन सभी आंदोलन के बारे में सर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तारीख में और हर जगह हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की जो कहानी है वो एक तरह से गांधी जी की ही क़यादत में लड़ी गई। हिंदुस्तान ने न सिर्फ गांधी जी की क़यादत में आज़ादी हासिल की, बल्कि अहिंसा और सच यानी अदम तशद्दुद और हक़ के ज़रिए पूरी दुनिया की आज़ादी और इंसाफ के लिए एक नई राह दिखाई। इसके बाद पूरी दुनिया में गांधी जी को बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ देखा जाने लगा। महात्मा गांधी पूरी ज़िंदगी अहिंसा और हक़ के लिए जिद्दोजहद करते रहे। 1948 में गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया। इंसान एक रोज़ मरना ही होता है, लेकिन उसके लाफानी कारनामे हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ये सबक महात्मा गांधी की सवाने उम्री माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ का उर्दू तर्जुमा है। तो अब ये पढ़ते हैं जी। चोरी और उसका कुफ़ारा। हाई स्कूल में जिन लड़कों से मुझसे मुख्तलिफ़ औक़ात में दोस्ती रही, उनमें से 2 क़ल्बी दोस्त कहे जा सकते हैं। एक से मेरी दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं रही। मैंने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसने मुझे छोड़ दिया, इस कसूर पर कि मैंने दूसरे से मेल जोल पैदा किया। इस दूसरी दोस्ती को मैं अपनी ज़िंदगी का एक अलमनाक वाक़या समझता हूँ। ये बहुत दिन कायम रही। मैंने उसे इस्लाह के जोश में शुरू किया था। मेरा ये रफ़ीक असल में मेरे मंझले भाई का दोस्त था। ये दोनों हम सबक थे। मैं उसकी कमज़ोरियों से वाकिफ़ था, मगर उसे वफ़ादार दोस्त समझता था। मेरी माँ ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरी बीवी ने मुझे मुतनब्बे किया कि तुम्हारी सोहबत ख़राब है। बीवी की बात तो मैं शौहरी के गुरूर में कब सुनता था, लेकिन माँ और बड़े भाई की राय के ख़िलाफ़ अमल करने की मुझ में हिम्मत न थी। फिर भी मैंने उनसे उज़्र माज़रत की और कहा, मैं जानता हूँ कि इसमें वो कमज़ोरियाँ हैं जो आपने बताईं, मगर आपको उसकी अच्छाइयों की खबर नहीं। वो मुझे गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे इस नियत से मिलता हूँ कि उसकी इस्लाह करूँ। मुझे यकीन है कि अगर वो अपने अतवार दुरुस्त करे तो बड़ा अच्छा आदमी हो जाएगा। मेरी इल्तिजा है कि आप मेरी तरफ़ से तरद्दुद न करें। इससे उनको इत्मीनान तो नहीं हुआ, मगर उन्होंने मेरी तवजीह मान ली और मुझे मेरी राह चलने दिया। आगे चलकर मुझे मालूम हुआ कि मेरा अंदाज़ा गलत था।
जो शख्स किसी की इस्लाह करना चाहता है वो उसके साथ सैर व शकर होकर नहीं रह सकता। सच्ची दोस्ती रूहानी इत्तेहाद का नाम है जो इस दुनिया में बहुत कम होता है, सिर्फ उन्हीं लोगों में जिनकी तबीयत एक सी हो। दोस्ती पूरी तरह मुकम्मल और पायदार हो सकती है। दोस्तों में हर एक का असर दूसरे पर पड़ता है, इसीलिए दोस्ती में इस्लाह की गुंजाइश बहुत कम है। मेरी राय में किसी एक शख्स से एक जान दो कालिब हो जाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इंसान पर बनिस्बत नेकी के बदी का असर जल्दी पड़ता है। और जो शख्स खुदा का दोस्त होना चाहता है उसे लाजिम है कि या तो अकेला रहे या सारी दुनिया से दोस्ती करे। मुमकिन है मेरी राय गलत हो, मगर मुझे तो कल्बी दोस्ती पैदा करने में नाकामी हुई। जिन दिनों में मेरी मुलाकात उस दोस्त से हुई, राजकोट में रिफॉर्म का बड़ा ज़ोर था। उसने मुझे बताया कि हमारे बहुत से उस्ताद छुपकर शराब और गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। उसने राजकोट के बहुत मशहूर आदमियों के नाम भी लिए जो उस जमात में शरीक थे। उसने कहा, इस जुमरे में हाई स्कूल के बाज़ लड़के भी हैं। मुझे ये सुनकर ताज्जुब और रंज हुआ। मैं बुज़दिल भी था। मुझे हर वक्त चोरों, भूतों और सांपों का खटका रहता था। रात को घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत न पड़ती थी। अंधेरे से मेरी रूह फना हो जाती थी। मेरे लिए अंधेरे में सोना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि मुझे वहम होता था कि एक तरफ से भूत चले आ रहे हैं, दूसरी तरफ से चोर, तीसरी तरफ से सांप। बग़ैर कमरे में रोशनी रखे मुझे सोते न बनता था। मैं अपने खौफ को अपनी कमसिन बीवी पर क्यों जाहिर करता? मैं जानता था कि उनमें मुझसे ज़्यादा हिम्मत है और मुझे अपने पर शर्म आती थी। उन्हें सांपों और भूतों का कोई डर न था। वो अंधेरे में हर जगह चली जाती थीं। मेरे दोस्त को मेरी इन कमज़ोरियों का हाल मालूम था। वो कहता था कि मैं ज़िंदा सांप हाथ पर रख सकता हूँ, चोरों का मुकाबला कर सकता हूँ और भूतों का कायल ही नहीं हूँ। मेरे एक अजीज़ को और मुझे सिगरेट पीने का चस्का लग गया। ये बात न थी कि हम उस आदत को अच्छा समझते हों या सिगरेट की खुशबू पर रीझते हों। हमें तो सिर्फ मुंह से धुआं निकालने में एक ख़याली लुत्फ़ आता था। मेरे चचा इसके आदी थे और जब हम उन्हें सिगरेट पीते देखते थे तो हमारा जी चाहता था कि उनकी तरह हम भी पिएं, मगर हमारे पास दाम तो थे नहीं। इसलिए हमने इब्तदा इस तरह की कि हम सिगरेट के टुकड़े जो हमारे चचा पीकर फेंक देते थे चुरा लाते थे, मगर ये टुकड़े हर वक्त नहीं मिल सकते थे और उनसे धुआं भी ज़्यादा नहीं निकलता था। इसलिए हमने नौकरों की जेब खर्च में से पैसे चुराना शुरू किए कि हिंदुस्तानी सिगरेट ख़रीदें, मगर मुसीबत ये थी कि उन्हें रखें कहाँ, क्योंकि जाहिर है कि हम बड़ों के सामने तो सिगरेट पी नहीं सकते थे। चंद हफ्ते तक तो हम किसी न किसी तरह उन चुराए हुए पैसों से काम चलाते रहे। इस अरसे में हमने सुना कि एक दरख्त की डाल में मसामात होते हैं और उसके टुकड़े सिगरेट की तरह पिए जा सकते हैं। हम उन्हें लेकर आए और पीना शुरू कर दिया, लेकिन इन चीज़ों से हमारी तसल्ली न होती थी। आज़ादी न होना हमें खलने लगा। हमसे ये बर्दाश्त न होता था कि हम बग़ैर बड़ों की इजाज़त के कुछ न कर सकें। आखिर ज़िंदगी से मुतनफ़िर होकर हमने ख़ुदकुशी की ठान ली, मगर अब ये सवाल था कि ख़ुदकुशी कैसे की जाए। जहर खाएं तो जहर कहाँ से लाएं? हमसे किसी ने कहा कि धतूरे के बीज जहर कातिल हैं। हम दौड़ते हुए जंगल में गए और बीज ले आए। हमने शाम के वक्त को उस काम के लिए मुबारक समझा। हम केदार जी मंदिर में गए, वहाँ के चिराग में घी डाला, दर्शन लिए और कोई सूनी जगह ढूंढने लगे,
मगर हमारी हिम्मत ने जवाब दे दिया, फ़र्ज़ करो कि हम फ़ौरन न मरे और आखिर मरने से फ़ायदा ही क्या, आज़ादी नहीं है तो न सही, इसी हालत को क्यों न बर्दाश्त करें। फिर भी हम 2-3 बीज निगल ही गए। हम दोनों मौत से डर गए और हमने तय किया कि राम जी मंदिर जाकर हवास दुरुस्त करें और ख़ुदकुशी का ख्याल छोड़ दें। मुझे मालूम हो गया कि ख़ुदकुशी करना इतना सहल नहीं जितना इसका इरादा करना, और उस दिन से जब कभी मैं सुनता हूँ कि फला शख्स ख़ुदकुशी की धमकी दे रहा है तो मुझ पर बहुत कम असर होता है। ख़ुदकुशी के ख़याल का नतीजा ये हुआ कि हम दोनों ने सिगरेट के टुकड़े पीना और सिगरेट के लिए नौकरों के पैसे चुराना छोड़ दिया। जब से मैं बालिग हुआ हूँ मुझे कभी तंबाकू पीने की ख्वाहिश नहीं हुई और मैं इस आदत को तहज़ीब के ख़िलाफ़, सफाई के ख़िलाफ़ और मुज़िर समझता हूँ। ये बात मेरी समझ में कभी ना आई कि सारी दुनिया में लोग तंबाकू पीने पर क्यों जान देते हैं। मुझसे तो रेल के डिब्बे में जहाँ तंबाकू पीने वाले भरे हों नहीं बैठा जाता। मेरा दम घुटने लगता है। लेकिन इससे कहीं बड़ी चोरी का मैं कुछ दिन बाद मुर्तकब हुआ। जब मैंने पैसे चुराए तो मेरी उम्र 12-13 साल की, बल्कि उससे भी कम थी। दूसरी चोरी के वक्त मैं 15 बरस का था। इस बार मैंने अपने गोश्त खाने वाले भाई के बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा चुराया। ये भाई 25 रुपए के मकरूज़ थे। वो बाजू पर खालिस सोने का बाजूबंद बांधा करते थे। इसमें से एक टुकड़ा काट लेना कोई मुश्किल बात न थी। चुनांचा ऐसा किया गया और कर्ज़ अदा हो गया, लेकिन इतना संगीन जुर्म था कि मुझसे किसी तरह बर्दाश्त नहीं हो सकता था। मैंने अहद कर लिया कि फिर कभी चोरी न करूँगा। मेरा ये भी इरादा हुआ कि अपने वालिद के सामने जुर्म का एतराफ़ कर लूँ, मगर हिम्मत न पड़ती थी। ये बात न थी कि मुझे वालिद के हाथ से मार खाने का डर हो। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने हम लोगों को कभी नहीं मारा। खौफ था तो ये कि उन्हें बहुत दुख होगा। आखिर में ये फ़ैसला किया कि मैं एतराफ़नामा लिख कर अपने वालिद को दूँ और उनसे माफ़ी की दरख्वास्त करूँ। मैंने सारा वाक़या एक कागज़ पर लिखा और ख़ुद ले जाकर उन्हें दिया। उस रुक्के में मैंने न सिर्फ़ अपने जुर्म का एतराफ़ किया, बल्कि ये ख्वाहिश भी की कि मुझे उसकी काफ़ी सज़ा दी जाए। और आखिर में उनसे दरख्वास्त की कि मेरे कसूर के बदले वो अपना दिल ना कुढ़ाएँ। मैंने इस बात का अहद किया कि फिर कभी चोरी न करूँगा। मैंने एतराफ़नामा उन्हें दिया तो मैं काँप रहा था। वो इन दोनों नासूर में मुब्तला थे और साहिब फ़राश थे। एक खुर्रे तख्त पर लेटे रहते थे। मैंने रुक्का उन्हें दे दिया और चौकी के सामने बैठ गया। उन्होंने इसे अव्वल से आखिर तक पढ़ा और मोतियों के कतरे टप टप उनके रुखसारों पर और कागज़ पर गिरने लगे। दम भर वो आंखें बंद करके सोचते रहे। उसके बाद उन्होंने रुक्का फाड़ कर फेंक दिया। वो उसे पढ़ने के लिए पहले बैठ गए थे, अब वो फिर लेट गए। मैं भी रोने लगा। मैं देख रहा था कि उन्हें कैसा दुख है। अगर मैं नक्काश होता तो आज इतने दिन बाद भी पूरे मंज़र की तस्वीर खींच देता। इस वाक़ये की याद मेरे दिल में अब तक ताज़ा है। उन मोहब्बत के मोतियों ने मेरे दिल को पाक कर दिया और मेरे गुनाह को धो डाला। बिल्कुल। इस मोहब्बत को वही खूब जानता है जिसने उसका लुत्फ़ उठाया हो। सर ये इसमें हाँ, जो है ये किस्सा हमने बहुत अच्छे से अभी तक जो है जी। जितना भी पढ़ा है उससे मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो भी जमात 10वीं के हाँ, बच्चे हाँ। हैं उनको बहुत ही अच्छा एक जी। सीखने को मिल जी। रहा होगा। तो मैं थोड़ा चाहूँगी कि उस हाँ, पर जल्दी से हम बात कर लें। जी, दरअसल बात यह है कि हर इंसान की ज़िंदगी में जी। कुछ वाक़ये होते हैं ऐसे। बिल्कुल। हाँ, अब जब सोच सकते हैं कि गांधी जी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के सबसे अजीम लोगों में से बिल्कुल थे। बिल्कुल। तो उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा वाक़या हुआ और
उन्होंने उसके चोरी की थी, उसका कुफारा अदा किया, और भी कई चीज़ें थी, सिगरेट का जिक्र है, गलत आदतों की बात हुई है बहुत सारी, गोश्त खाने का भी है जिक्र। तो ये सारी एक जब वक्त होता है तो इंसान से होती हैं गलतियाँ, लेकिन गलती करना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका पछतावा करना और उसको कुफारा जो है, आप पछतावे से थोड़ा आगे की चीज है। हाँ? पछतावा है कि ठीक है, हमने कुछ पछताए, एहसास हो गया कि हमने गलती की है और बात आई गई हो गई। लेकिन जब हम कोई गलती करें उसके बाद फिर हम कुछ ऐसा करें कि हम गलती का पूरी तरह से एहसास करें। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये हो सकता था इस जैसे कहानी में कि वो खुद गलती की थी, अपने में अज़्म कर लें कि अब नहीं करते जी। लेकिन वो अगर आप खुद तक ही बात रहती तो हो सकता है दोबारा फिर कभी और यही मुझे लगता है कि खूबसूरती है जो आज हमने ये उन्वान पढ़ा है। लेकिन जब अपने वालिद के सामने उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया और जब दिल से आंसू निकलते हैं तब उसके अंदर से पूरा एक मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। जी 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 बिल्कुल। तो मैं यही आखिर में कहूँगा कि हर बच्चा, उसकी ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो उसको एतराफ़ करना चाहिए, अज़्म करना चाहिए कि अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। और उसका कुफ़ारा जो बताया सर ने वो बेहद ही ज़रूरी है। और जो भी गलत आदतों के बारे में बात हुई है, मैं चाहूँगी जितने भी तलबा हैं आप भी उससे समझें और उनसे दूर रहें। और तो चलिए एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये कुफ़ारा जो है ख़ास तौर से अपने वालिदैन यानी माँ बाप, बड़े भाई बहन हो सकते हैं और अपने उस्ताद, इन लोगों के सामने हो तो ज्यादा उसकी बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल। और हर बात भी शेयर करनी चाहिए सर। दोस्त हों या दूसरे लोग हों, वो हर चीज माफ नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। और सर मुझे लगता है कि इस पार्ट में जो कहानी हमने पढ़ी है बहुत कुछ है सीखने के लिए भी, लेकिन अभी जो है हमारे पास समय भी इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, तो इसको हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले सर मैं शुक्रिया करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। और हमारे साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पर अनुष्का जुड़ी हुई थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे थे, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले आपको बता देते हैं कि अभी से कुछ ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम देखेंगे जो क्लास 10 के बच्चों के लिए रहेगा साइंस, और टॉपिक हम लेकर आएंगे आपके लिए ह्यूमन आई के बारे में। तो आप ज़रूर हमारे साथ बने रहें और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और साथ ही नमस्कार।